नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं दीपक गौड़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैश्विक संकट की जिसके मद्देनजर दुनिया के कई देशों ने तो अपनी काफी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन भारत को अभी इस दिशा में काफी काम करना है। असल में दुनिया आज जिस मोड़ पर खड़ी है वह तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी चेतावनी से कम नहीं है। भारत पाक सीमा पर बढ़ता तनाव, आतंकियों के हाथों पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का डर, कभी ईरान इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, तो लंबे समय से रूस यूक्रेन के बीच जारी घमासान, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच तनाव, चीन ताइवान का विवाद, अमेरिका चीन की सियासत में छुपा हुआ टकराव और दुनिया की कुछ महाशक्तियों के पास मौजूद विशाल परमाणु भंडार, ये सब मिलकर एक ऐसे भयंकर समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक तबाही ला सकती है। बता दें कि दुनिया नस नस में खतरनाक गर्जना फैलाने के कगार पर खड़ी है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर सौदेबाजी नहीं बल्कि परमाणु तीव्रता की दहाड़ सुनाई दे रही है। आतंकियों के हाथ अगर कभी पाकिस्तान के परमाणु बम लग गए तो परिणाम कल्पनातीत होंगे। इसी बीच अमेरिका और चीन व्यापार युद्ध से आगे बढ़कर सैन्य मनोविज्ञान की नई कसौटी पर टकरा रहे हैं, जबकि रूस अपने युद्ध पोतों में मौजूद परमाणु जखीरे के साथ धरती का संतुलन बिगाड़ने की तैयारी में है। इस घातक समीकरण में क्या हम पुरानी भयावह भूल से बच पाएंगे या फिर इतिहास एक और भयानक अध्याय लिखने को लालायित है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया में इस समय करीब 15,000 एटमी हथियार हैं। रूस और अमेरिका के पास इसकी सबसे बड़ी खेप है। मौजूदा दौर में दुनिया के कई देशों के बीच स्थिति इतनी तनावपूर्ण बन रही है कि किसी अनिष्ट होने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है हमारे कुछ दर्शकों के दिमाग में यह सवाल उठे कि आखिर हम आज ये बातें क्यों कर रहे हैं। असल में हाल में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें तीसरे विश्व युद्ध होने और उसमें परमाणु बमों के इस्तेमाल होने की स्थिति में उन देशों की एक सूची जारी हुई है जो सबसे कम प्रभावित होंगे। मतलब वो देश जिन्होंने ऐसी किसी आपात स्थिति के लिए या तो अपने लिए कुछ प्रबंध कर लिए हैं या प्रकृति ने उन्हें यह सुरक्षा कवच प्रदान किए हैं। खास बात यह है कि इस सूची में भारत का नाम नहीं है। यानी तीसरे विश्व युद्ध के दौरान अगर परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ तो ऐसी सूरत में भारत के पास बचाव के लिए क्या कोई ठोस एक्शन प्लान है? चलिए पहले जानते हैं उन देशों के बारे में जिन्हें एक मीडिया रिपोर्ट में सुरक्षित बताया गया है। सबसे पहले बात करेंगे आइसलैंड की। आइसलैंड को सबसे शांतिपूर्ण माना जाता रहा है। इसने कभी पूर्ण पैमाने पर युद्ध में भाग नहीं लिया है। इसकी दूरस्थ भौगोलिक स्थिति इसे यूरोप के पारंपरिक युद्ध के लिए कम संवेदनशील बनाती है। माना जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो यहाँ पर परमाणु विस्फोट कम नुकसान पहुंचा सकता है। इस कड़ी में अगला नाम जो सामने आया है वह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को भी काफी शांतिप्रिय देश माना जाता है। वैश्विक शांति सूचक में यह दूसरे स्थान पर आता है। अपने पहाड़ी इलाकों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। यही वजह है कि रूस के साथ पश्चिमी संघर्ष में इसे निशाना बनाए जाने की आशंका ना के बराबर है। हालांकि न्यूजीलैंड ने पिछले दिनों यूक्रेन को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान की थी। अंटार्कटिका का सबसे दक्षिणी स्थान इसे परमाणु युद्ध के दौरान सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक बताता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु शक्तियों से यहाँ की दूरी बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में शरण के लिए बहुत जगह है। हालांकि यहाँ पर कठोर बर्फीली जलवायु स्थिति लोगों के जिंदा रहने के लिए एक चुनौती हो सकती है। ग्रीनलैंड। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। असल में ग्रीनलैंड को दुनिया के सबसे बड़े द्वीप के रूप में माना जाता है। ग्रीनलैंड का दूरस्थ स्थान और राजनीतिक तटस्थता इसे एक असंभव लक्ष्य बनाती है। इंडोनेशिया। माना जाता है कि इंडोनेशिया तटस्थ विदेश नीति को अपनाता है जिसमें विश्व शांति पर जोर दिया जाता है। इसके स्वतंत्र रुख और भू राजनीतिक स्थिति के कारण वैश्विक संघर्षों में इसके शामिल होने की संभावना नहीं है। स्विट्जरलैंड। बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी स्विट्जरलैंड काफी सुरक्षित रहा था। ऐसा कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड अपने पहाड़ियों और परमाणु आश्रयों के कारण एक सुरक्षित ठिकाना है। इस देश की राजनीतिक तटस्थता ने इसे दुश्मनों से सुरक्षित रखा है। अगला नाम है तुवालू का। तुवालू केवल 11,000 निवासियों वाला एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। तुवालू का सीमित बुनियादी ढांचा और संसाधन इसे एक अवांछनीय लक्ष्य बनाते हैं। हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसका एक स्थान भौगोलिक अलगाव प्रदान करता है, जिस कारण इसको किसी बड़े युद्ध के दौरान सुरक्षित माना जाता है। अब बात करते हैं भूटान की। किसी युद्ध के दौरान भूटान को भी एक सुरक्षित स्थान के तौर पर देखा जा सकता है।
साल 1971 में तटस्थता की घोषणा के बाद भूटान अपने पहाड़ी और भू आबद्ध भूगोल के कारण सुरक्षित बना हुआ है। चिली, जानकारी के अनुसार चिली 4000 मील तक फैली विस्तृत तटरेखा और इसके प्रचुर प्राकृतिक संसाधन इसे सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करते हैं। इसका उन्नत बुनियादी ढांचा इसे दक्षिण अमेरिका के सबसे विकसित देशों में एक बनाता है। अगला नाम फिजी का आता है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के करीब 2700 मील दूर फिजी का दूरस्थ स्थान सैन्य फोकस की कमी और घने जंगलों के कारण बचाव का एक अच्छा स्थान है। बहरहाल भारत की बात करें तो वर्तमान समय में भारत दुनिया की धुरी बनता नजर आ रहा है। भारत को अब दुनिया के किसी विवाद या बड़े प्लान से दूर रखना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जहां भारत का दुनिया की राजनीति और विकास में बड़ा योगदान नजर आ रहा है, वहीं वह कुछ देशों की नजरों में खटक भी रहा है। ऐसे में भारत भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक पहलू से और सामरिक दृष्टि से कहीं से भी परमाणु युद्ध जैसी विपरीत परिस्थितियों में बचता नजर नहीं आ रहा है। स्थिति ऐसी होगी तो सवाल उठते हैं कि ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए क्या भारत पूरी तरह से तैयार है? क्या भारत ने अपने यहाँ अन्य देशों की तरह किसी हवाई हमले या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा या परमाणु बम के हमले से बचने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? क्या भारत ने अपने यहाँ इन सिटी शेल्टर, कम्युनिटी लेवल बंकर या डिजिटल अर्ली वार्निंग की व्यवस्था बना ली है? क्या हमने मानव जनित आपदा के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपने तंत्र को मजबूत कर लिया है? ऐसे कई सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सत्येन जी। सत्येन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। भारत का आपदा प्रबंधन तंत्र भी विश्व स्तरीय कहा जाने लगा है और सिविल डिफेंस अभ्यास ने देश को चरम स्थिति के लिए तैयार भी कर दिया। लेकिन क्या आप मानते हैं कि मौजूदा हालात को लेकर हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान और साधन पर्याप्त हैं? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान काफ़ी है या भरपूर है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि स्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं समय के साथ साथ। आज जिस तरह की आपदाएं हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कल वो उससे ज़्यादा विकट हो सकती हैं। जलवायु परिवर्तन है, दूसरा युद्ध की जो स्थितियां हैं किस स्तर पर पहुंचती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वी आर सफिशिएंट। हम उसमें स्कोप हमेशा बना रहता है। देखिए, आपदा का जो प्रभाव होता है वो बेसिकली 3-4 चीज़ों पर निर्भर करता है। मेन होता है कि हमारा किस तरह की आपदा है, उसकी तीव्रता क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। दूसरा, हमारी वल्नरेबिलिटी क्या है, हमारे समाज की वल्नरेबिलिटी क्या है, हमारी फिजिकल वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं। तीसरा, हमारा एक्सपोजर क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपदा के प्रभाव को प्रभावित करती है वह है हमारी क्षमता। तो यदि इनके हिसाब से देखा जाए तो भारत चूँकि प्राकृतिक कारणों से, सामाजिक आर्थिक कारणों से और पॉपुलेशन के हिसाब से भी हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत अधिक है। कोई भी किसी भी प्रकार की आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव जनित हो। भारत सरकार ने यदि देखा जाए तो 1999 की तुलना में, जबकि वो सुपर साइक्लोन उड़ीसा के अंदर एक आया था, इसमें 20,000 के करीब लोग हताहत हुए थे, लेकिन अभी उसी क्षमता का साइक्लोन कोई आता है तो हताहत की संख्या लगभग नगण्य होती है। क्यों? इसका महत्वपूर्ण कारण है कि हमने बहुत अधिक इसमें हमारा काफ़ी अच्छा इसके अंदर जो हमारा मेन जो हमारा है कि हम लोगों ने किस तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया, अपने साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप किया है। एनडीआरएफ हमारे पास फोर्स है, बहुत अच्छा है। मैं तो कहना चाहूँगा कि विश्व स्तर पर एनडीआरएफ हमारे पास जो फोर्स है विश्व स्तर पर अतुल्य है। इस तरह की फोर्स किसी दूसरे देश के अंदर एक्सक्लूसिवली फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नहीं है। हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन जहाँ तक परमाणु या इस तरह की जो आपदाएं हैं उसके लिए भी हमारे पास एक सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम में अभी स्कोप है, कभी कई चीज़ें हैं। बेसिकली यदि हम कहें तो 7 चीज़ों पर भारत सरकार काम कर रही है। परमाणु जनित जो आपदाएं हैं, बम विस्फोट हो या इस तरह का कोई रेडिएशन हो, तो उसमें 7 चीज़ें हैं। बेसिकली जो 7 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, एक तो पॉलिसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास पॉलिसी है, प्लान्स है, गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने तैयार किए हैं। मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, लेकिन अभी उसमें हर चीज़ों में स्कोप है। ऐसा नहीं है हम कह सकते हैं हम कंप्लीट हैं या अप टू मार्क हैं, वो नहीं है। डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग है, तो ये 7-8 चीज़ें हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम किया है, इंटरएजेंसी कोऑपरेशन पे भी काम हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग दूसरे देशों के साथ में किस तरह से इनके प्रभावों को कम किया जा सकता है तो कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्कोप इसके अंदर है।
जी, तो मैं यही पूछना चाहूँगा, जो मौजूदा हालात आप अभी देख रहे हैं, जी। कुछ स्थितियाँ देशों के टकराव के साथ ऐसी बन रही हैं कि विश्व युद्ध की स्थिति सी नज़र आ रही है। क्या विश्व युद्ध या किसी परमाणु युद्ध जैसी स्थिति में हम बचाव का कोई मास्टर प्लान देख रहे हैं? क्या सरकार के पास कोई ऐसा मास्टर प्लान है? देखिए, प्लानिंग तो है, लेकिन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए, एक तो हमारा सरकारी तंत्र है और उसके साथ साथ हमारा जनमानस। यदि कोई भी आपदा आती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर किसी भी आपदा के अंदर कम्युनिटी होता है, समाज होता है, लोग होता है, मैं हूँ या आप हैं, तो हम ही उस डिजास्टर को सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसलिए लोगों की क्षमता बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी आपदा में, चाहे वो मानव जनित हो या प्राकृतिक हो, उसके अंदर फर्स्ट जो सबसे पहला रिस्पॉन्डर है वो कम्युनिटी है, समाज है। तो उसको अवेयरनेस करना, उसकी कैपेसिटी को डेवलप करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी युद्ध से पहले जो अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने मॉक ड्रिल्स का किया। तो मॉक ड्रिल्स बहुत ज़रूरी, क्योंकि मॉक ड्रिल्स जो हैं उससे हम अभ्यास के असर कैसे हम लोग तैयार हैं। दूसरा हम लॉजिस्टिक्स है। अब मान लीजिए कोई परमाणु युद्ध होता है, रेडिएशंस होता है, तो उसका बहुत ही विकट उसका प्रभाव होता है, बहुत ही फैला हुआ प्रभाव होता है। तो उसमें क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए रेडिएशंस होता है, एटॉमिक रेडिएशंस होता है, आपको कहाँ छुपना है, किस तरह के खाने का उपयोग करना है, कैसे अपने कपड़ों को बदलना है, क्या प्रिवेंट करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंस की हो जाती हैं। और दूसरा जो हमारा मेन जो रिस्पॉन्डर्स हैं वो हैं हमारी मेडिकल टीम जी। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं। ऐसे आपने कोविड-19 के अंदर भी देखा किस तरह से हमारा जो सिस्टम था वो अप टू मार्क नहीं था, कहीं कमियां थी जी। तो उन सब कमियों के ऊपर हमने जो लेसन्स लर्न किए थे, कोई भी आपदा आती है तो उससे हम सबक सीखते हैं जी। तो क्या क्या सबक हमने सीखे, उन सबक से कैसे हम अपने सिस्टम को, जो डिजास्टर मेडिसिन का सिस्टम है जी, हमारा जो प्रिवेंशन का सिस्टम है, रिस्पॉन्स का सिस्टम है, उसको कैसे हम बेहतर किए जा सकते हैं। तो उसमें स्कोप है जी। आपने अभी बात एक छेड़ी थी रेडिएशन की लेके। मैं ये जानना चाहूँगा कि किसी आपात स्थिति में अगर कोई परमाणु युद्ध होता है या किसी भी ऐसी सूरत में जहाँ कहीं आग लगी हो या कोई रेडिएशन का ऐसा हो रहा है, क्या हमारी सरकारें या हमारे वो तंत्र या हमारे वो विभाग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्या वो लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचा पा रहे हैं कि किस तरह से आग की स्थिति में, रेडिएशन की स्थिति में बचना है? देखिए, सरकारी तंत्र तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, हमारे पास स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं, जिला राज्य स्तर पर भी हैं, भारत सरकार के स्तर पर भी हैं। इनका कार्य यही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट भी है जिसका मैं डायरेक्टर है। तो उनका कार्य यही है कि हम लोगों तक किस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों को, व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस आपदा में, ये सब चीज़ें प्रसारित की। लेकिन सरकार की एक क्षमता है, एक कैपेसिटी की एक लिमिट है जी। तो उस क्षमता से हम एक सीमित क्षेत्र में ही कर सकते हैं। लेकिन मेन है कि प्रचार प्रसार दूसरे साधनों से, एनजीओज हैं, स्कूल्स हैं, स्कूल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि कोई बच्चा यदि हम उसको सिखाते हैं तो बच्चा केवल अपने आप ही उस चीज़ को नहीं सीखता है, वो अपने पूरे परिवार को बताता है, परिवार समाज को बताता है। तो इस तरह से ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें वो फैल सकती हैं। तो ये एक बेसिकली एक प्रचार प्रसार का हम लोगों को एक ऐसा साधन डेवलप करना चाहिए, और खासकर मीडिया का इसमें अहम रोल हो जाता है कि मीडिया के द्वारा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया के द्वारा यदि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को हम बता सकें कि परमाणु यदि विकिरण हो जाए, रेडिएशंस हो जाए, रेडियोलॉजिकल या एटॉमिक डिसेमिनेशन होता है, तो उसमें क्या नहीं करने और क्या करने का, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जी जी। तो मैं ये चीज़ अभी और आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों आपने देखा ही होगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबे समय तक चला, तो उसमें जब हवाई हमले हुए उस दौरान में बहुत सारे लोग शेल्टरों में गए या नीचे कम्युनिटी बंकर्स में गए। कुछ ऐसा ही नज़ारा अभी हाल के दिनों में जो ईरान और इसराइल का इनका चला है तो उसमें नज़र आया। अगर भारत पर कुछ ऐसी आपदा आई जिसमें हवाई हमले हुए, तो क्या भारत सरकार ने या वही बात कि वो कुछ ऐसी बॉडियों ने हमारे यहाँ कम्युनिटी लेवल बंकर या डिजिटल अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर किस तरह का अपना तंत्र बनाया हुआ है? देखिए, ऐसा कोई तंत्र अभी तक
तो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे अल्टरनेटिव्स हैं। मान लीजिए हमारी मेट्रो ट्रेन्स के जो अंडरग्राउंड स्टेशंस हैं वो उस तरह का कार्य कर सकते हैं, वहाँ पर लोग छुप सकते हैं, वहाँ पर बचा जा सकता है। इसी तरह सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा नीचे अंडरग्राउंड एक पार्किंग वगैरह रहती है, तो वो एक इस तरह के हैं। लेकिन एक्सक्लूसिवली हम कहें कि इस तरह की आपदा से बचने के लिए हम लोगों ने बंकर्स बनाए हैं, जैसे कि आपने इजराइल के अंदर देखा। इजराइल के अंदर एक्सक्लूसिवली क्योंकि वो लंबे समय से युद्ध के उसमें रहा है जी। तो वहाँ पर इस तरह की उन लोगों ने, लेकिन ये ज़रूरी है आज सरकार को भी और हमारे प्रशासन को भी इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि कैसी भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। आजकल तो आप देखिए जिस तरह का युद्ध चल रहा है, जिस तरह के परमाणु इक्विपमेंट है, घर बैठे बैठे यहीं से वो कोई ज़रूरत नहीं कि आमने सामने की लड़ाई आजकल एक तरह से बड़ा टेक्निकली बहुत ही अलग तरीके की हो गई है जी। तो ऐसे में हमको उन बदली हुई परिस्थितियों के अंदर अपनी तैयारियों को कैसे हम जान माल की क्षति को कम किया जा सके, न्यून किया जा सके, उस पर कार्य करने की आवश्यकता। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि हमको इस तरह के बंकर्स और इस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है, जिनका दूसरे समय में जब इस तरह की युद्ध ना हो उसमें हम उसमें इस्तेमाल भी कर सकें जी। दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। हम लोग पार्किंग की बात कर सकते हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग है, इस तरह की सुविधाएं जो हैं हम लोग उसको बनाने की आवश्यकता है, इस पर कार्य करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जी। अभी आपने पीछे ही बात बोली कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, तो क्या देश के सभी राज्यों और सभी जिलों में लोगों को जागरूक करने के लिए एसओपीज और मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जा रही है? देखिए, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी राज्यों के अंदर है, जिलों के अंदर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, तो इन सब के माध्यम से काफ़ी हद तक किया जा रहा है। दूसरे कई राज्यों का मैं उदाहरण दे सकता हूँ, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की एक अपनी लिमिटेशंस हैं। तो इसमें हम लोगों को पूरे समाज को इन्वॉल्व करना है, हमको ग्रामीण स्तर पर हमारी पंचायतें हैं उन लोगों को कैपेसिटेट करना है, हमारे स्कूल्स हैं उन लोगों में बच्चों के अंदर, टीचर्स के अंदर, उनको सबको ट्रेनिंग देनी है। तो इस तरह के सब किया जा रहा है, लेकिन उसमें एक बेसिकली बड़े स्तर पर किए जाने की आवश्यकता और धरातल पर किए जाने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए भूकंप रोधी मकान है, भूकंप रोधी मकानों के लिए हमको जरूरी नहीं कि हम इंजीनियर्स को ट्रेन करें, अपने राजमिस्त्रियों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। राजमिस्त्रियों को छोटी छोटी चीज़ें कभी किस तरह से किस जोन के अंदर किस तरह के मकान बनाना है। परमाणु विकिरण के बारे में बच्चों को बताना है, स्कूल्स में हम यदि बताएंगे, स्कूल्स के करिकुलम के अंदर, कोर्स करिकुलम के अंदर ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। डिजास्टर मेडिसिन की जैसे मैंने बात करी, तो डिजास्टर मेडिसिन में जितने हमारे पैरामेडिक्स हैं, हमारी नर्सिज हैं, हमारे गाँव के अंदर जो नर्स होती हैं, ENTs हैं, उन सबको हम लोगों को बेसिकली तैयार करना है, उन लोगों को सबको कैपेसिटेट करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए बृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बट स्कोप अभी है, उसके अंदर अभी भी कार्य करने की आवश्यकता है। और बेसिकली ग्रामीण स्तर पर और स्कूल स्तर पर यदि हम इन चीज़ों को लिया जाए तो काफ़ी हद तक इसको भरपाई की जा सकती है। अभी आपने ग्रामीण और आंचलिक इलाके देश की उसकी बातें की, तो मेरा वो एक सवाल फिर आपसे ये जुड़ता है कि ग्रामीण और आंचलिक इलाकों में भी बचाव रिस्पांस टीमें पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं है, और क्या हमारे इन ग्रामीण इलाकों में जो हम बात कह रहे थे कि लोगों को जागरूक करने की, कि उन उधर की तरफ भी कुछ ऐसा रिस्पांस या कुछ ऐसी जागरूक टीमें लगाई गई हैं जो लोगों को बता सकें कि क्या सही है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार की और राज्य स्तर की पर भी इस तरह की स्कीम्स हैं। एक आपदा मित्र करके एक हमारी स्कीम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NIDM उसको संचालित करता है। तो उसके अंदर हम लोग जो यूथ होते हैं, उन जो गाँव से सेलेक्टेड यूथ को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, NDRF SDRF के द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन इसमें मेन है कि एक हम बात करते हैं डिजास्टर में मेन स्ट्रीमिंग की। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब कि हमारी जो विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, मेन है कि डिजास्टर हो ही ना, इस चीज़ पर फोकस करने की आवश्यकता है। ये तभी संभव है जब हम अपने विकास कार्यों के अंदर, मान लीजिए आप रोड बनाते हैं या कोई पंचायत का घर बना रहे हैं, तो आप वहाँ देखिए किस तरह की आपदाएं हो सकती हैं, किस तरह से उस विकास कार्य के अंदर, उस पंचायत भवन के अंदर जितनी भी आपदाएं वहाँ पर हैं, आग की आपदा हो सकती है, भूकंप की आपदा हो सकती है, बाढ़ की आपदा हो सकती है, तो उन आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विकास कार्यों में यदि हम उसको शामिल किया जाए तो कम से कम हम इस चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से हमारे विकास कार्यों के अंदर मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं,
वो बहुत आवश्यक है। बात हमने ग्रामीण अंचल की भी कर दी और मेट्रो सिटीज़ की भी कर दी। एक छोटा सवाल और फिर मैं इस पे जोड़ना चाहूँगा जी। कि क्या हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हमारे छात्र छात्राएं जो हैं वो उनके लिए मॉक ड्रिल कितनी अनिवार्य होनी चाहिए, उनको जागरूक करना कितना अनिवार्य होना चाहिए? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हमारे कोर्स करिकुला के अंदर हमने डाल दिया है, लेकिन आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि मॉक ड्रिल्स अभी उतनी पर्याप्त नहीं हो रही हैं। लेकिन ये सभी स्कूल्स में जिस तरह से पीटी होती हैं, जिस तरह से योगा अभ्यास होता है, इसी तरह से मॉक ड्रिल्स का भी लगातार अभ्यास किए जाने की आवश्यकता है। और स्कूल के अंदर, स्कूल के कोर्स करिकुला के अंदर, स्कूल के जो खेल हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनके अंदर भी इसको शामिल करने की आवश्यकता है। इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, एनडीएमए ने भी मॉक ड्रिल्स के बारे में गाइडलाइंस बनाई है, सिविल डिफेंस है, हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इन सब के पास में ये गाइडलाइंस हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार मॉक ड्रिल एक ही सिस्टमेटिक वे में कराई जाने की आवश्यकता है, जो कि हमारा एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए हमारे कोर्स करिकुला का। जिस तरह से पीटी है, जिस तरह से योग है, उस तरह से ये एक उसका महत्वपूर्ण अंग होने की आवश्यकता है। तभी हम चीज़ों से बचाव के, देखिए आपदा को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपदा के प्रभाव को हम न्यून कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। और इस तरह की चीज़ों से जो आपने भी बताया कि मॉक ड्रिल्स है या अवेयरनेस है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट इनका इम्पैक्ट काफ़ी प्रभावशाली होता है, काफ़ी लंबे समय तक होता है। इससे हम जान, माल और पर्यावरण तीनों की सुरक्षा कर सकते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि अमूमन जब कोई मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है। हम इन अफवाहों को रोकने के लिए किस तरह के अलर्ट तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम कैसे लोगों तक समय से सही सूचनाएं पहुंचा रहे हैं? देखिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम की हम बात करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है हमारा आजकल इंटरनेशनल लेवल का है, और सबसे अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम भारतवर्ष के पास में है। यदि हम सुनामी की बात करें, साइक्लोन की बात करें, वर्षापात की बात करें, तो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत स्टैंडर्ड है। लेकिन इसका डिसेमिनेशन की बात है कि जनमानस तक की किस तरह से पहुंचता है, तो इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मीडिया जो है, मीडिया में भी हमको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है कि मीडिया के लोग किस तरह से आपदा प्रबंधन के समय में कार्य, उनका बहुत अहम रोल हो जाता है। तो इसलिए मीडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट मीडिया करके एक अलग से कोर्स करिकुला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने तैयार किया है। उसमें मीडिया के लोगों को भी हम प्रशिक्षण देते हैं, उनकी अवेयरनेस करते हैं किस तरह से उन्हें, और कोई अफवाह ना फैले, क्योंकि अफवाह भी कई चीज़ों को, कई आपदाओं को जन्म देती है। तो इस तरह के प्रिवेंशन एंड प्रिपेयरनेस की में, और ख़ासकर आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात भी मीडिया का इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मीडिया के लोगों को भी इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और उनको भी प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। सर, एक सवाल मेरा दिल्ली को लेकर है। दिल्ली जैसे शहर जो सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, इन शहरों में लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। इन इलाकों में किसी आपदा से पहले और आपदा के बाद के लिए किस तरह की सरकार की बचाव की योजनाएं हैं या मास्टर प्लान है, ताकि लोगों को खतरे से बचाया जा सके या खतरा होने की स्थिति में कम से कम नुकसान हो? देखिए, बिल्डिंग बाई लॉज हैं कि बिल्डिंग्स, भवन का किस प्रकार से निर्माण होना चाहिए, क्या क्या उसमें एहतियात बरतनी चाहिए, न केवल भूकंप के लिए लेकिन दूसरी आपदाओं के लिए भी। जिससे आग की सुरक्षा है तो उसके लिए अलग से बिल्डिंग बाई लॉज के अंदर है। भूकंप के लिए, जोन वाइज भूकंप के लिए किस तरह, कितनी नींव होनी चाहिए, किस तरह का कंक्रीट होना चाहिए, किस तरह के उसके अंदर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, सब चीज़ें हैं। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन सही मायनों में यदि हम कहें तो ये कहते हुए मेरे को कोई हिचक नहीं होगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा। उसके कई कारण हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी अधिक है, लोगों का दबाव इतना अधिक है, कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन इसमें अभी जो कम से कम इतना हम कर सकते हैं कि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि भूकंप आएगा, मान लीजिए आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये कौन से जोन के अंदर है, किस तरह की यहाँ की मिट्टी है, किस तरह की इस बिल्डिंग की संरचना है, और क्या ये बिल्डिंग वाकई भूकंप रोधी है या नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें अवेयरनेस है। तो ये अवेयरनेस के जरिए हम लोगों को सक्षम कर सकते हैं कि वो कम से कम ये पहचान सकें कि जहाँ वो मकान खरीद रहे हैं या मकान बना रहे हैं उसमें क्या क्या एहतियात बरते गए हैं, भूकंप को देखते हुए, दूसरी आपदाओं को देखते हुए। अब मान लीजिए आग लग सकती है, अभी आग की घटनाएं भी दिल्ली में काफ़ी बड़े स्तर पर हुई, तो उनमें मेन यही देखा कोई प्रिपेयरनेस नहीं थी।
कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं था, लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना है, कहाँ से निकलना है, क्या करना है। तो ये छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इससे हम कम से कम नुकसान को, जो हानि इस तरह की आपदाओं से होती है, उसको न्यून कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सर, अमूमन देखने में आया है कि किसी आपदा की स्थिति में हम राहत व बचाव कार्य तो बेहतर तरीके से कर लेते हैं, लेकिन देश में पुनर्वास कार्य धीमा पड़ जाता है। क्या बिल्ड बैक बेटर अपनाया जा रहा है? बिल्ड बैक बेटर के देखिए, इसका मतलब यदि मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कोई भी आपदा से जो हम सबक सीखते हैं जी, और सबक सीखने के बाद हम जो रिकन्स्ट्रक्शंस करते हैं या दोबारा से पुनर्स्थापित करते हैं उस चीज़ को, तो उसमें उस सबक को हमने इस्तेमाल किया नहीं किया, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बिल्ड बैक बेटर है। मान लीजिए हमने कोई जैसे 2001 के अंदर गुजरात के अंदर भूकंप आया, भुज के अंदर भूकंप आया, तो वहाँ पे बिल्ड बैक बेटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। गुजरात सरकार का यदि आप एग्जाम्पल देखें तो वो वर्ल्ड लेवल का, यूनिवर्सल लेवल का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें कि अभी जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं भूकंप रोधी हैं। यदि उसमें उस समय 7.7 का भूकंप आया था, यदि 8 और 9 का भूकंप भी आता है तो वो क्षतिग्रस्त नहीं होगी। तो बिल्ड बैक बेटर का बहुत सही एग्जाम्पल। लेकिन आपने सही कहा कि सब जगह ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम पिछली आपदाओं से सबक सीखते हुए आगे के जो हमारे कंस्ट्रक्शंस हैं, आगे के जो हमारे निर्माण कार्य हैं, आगे की हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अंदर किस प्रकार से हम उन लेसन्स को, उन सबक को हम इस्तेमाल करते हुए अपनी आगे आने वाली संरचनाओं को भूकंप रोधी, आग रोधी या दूसरी आपदाओं के प्रति किस प्रकार से रोधी हम बना सकते हैं, ताकि किसी भी आपदा का सामना करने के लिए हम तैयार रहें, वो भवन या वो निर्माण कार्य उसके रोधी हो, उसका रेजिस्टेंट हो। ये बहुत जरूरी हो जाता है। सत्यन जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमको इस तरह की जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एक बार फिर ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर हम आपके बीच शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।